बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। काफी दिनों के बाद हम चारों दोबारा आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। काफी से ट्राई कर रहे थे, लेकिन क्योंकि जियोग्राफिकली भी सारे डिफरेंट जगहों पर हैं, अपनी अपनी एक स्केड्यूल है। फिर पाकिस्तान के अंदर सब कुछ बहुत बिजी चल रहा है, आप सबको तो पता है। 6 जजेस के खत के बाद जो सिचुएशन बनी, उस पर भी तमाम लोग बिजी थे। वजाहत अपना ट्रैवल कर रहे थे, मोहित साहब अपना, मैं अपना, और साबिर साहब। तो इन सारी वजूहात में पहले तो आपसे माजरत कि काफी दिनों के बाद हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो बगैर टाइम जाया किए हुए मैं फौरन सीधा तीनों हवालदार की तरफ चलता हूं। तो मैं सबसे पहला सवाल जो है वो डॉक्टर मोहित साहब से पूछता हूं कि डॉक्टर साहब, ये क्या हुआ है पाकिस्तान में, और उसके ऊपर आपका क्या तज्जिया है? आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है? ये खत लिख दिया, लेकिन वो खत के बाद जस्टिस जिलानी आ गए, और वही जस्टिस जिलानी मतलब पुरानी कहानी। तो सब कुछ वैसे का वैसा ही होगा या कुछ तब्दील होगा? देखिए, ये तो अंडरस्टैंडेबल था कि कोई ऐसा चीज, कोई ऐसा कमीशन बनाया जाएगा जो बिल्कुल टूथलेस हो। और तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब का जो इंतखाब है वो बहुत सोच समझ के किया गया है, बहुत ही इंटेलिजेंट इंतखाब है। अगर आप इसको शहबाज सरदारी हुकूमत की तरफ से देखें, तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को जेंटलमैन जज कहा जाता है। वो एक ऐसे जस्टिस रहे सुप्रीम कोर्ट के जिनको नवाज शरीफ साहब ने चीफ जस्टिस लगाया, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने उनको लाहौर हाई कोर्ट का जज लगाया था। यूसुफ राय गिलानी साहब के साथ उनका ताल्लुक और उनकी रिश्तेदारी, इसी तरह से जलील अब्बास जिलानी साहब जो पाकिस्तान के केयरटेकर रहे हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनके भी अजीज हैं, वो उनके अंकल है। तो एक तरफ से उनका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक, दूसरी तरफ से उनका एक बहुत ट्रस्ट का रिलेशनशिप शरीफ खानदान से और PMLN से, तीसरी तरफ एस्टेब्लिशमेंट भी उन पर बहुत ट्रस्ट करती है। आपको याद होगा 2020-21 में जब देन हेग के अंदर कुलभूषण जाधव का ट्रायल हुआ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो पाकिस्तान से जिसको आर्बिट्री जज लगाया गया था वो भी तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब थे, और वहां से भी वो बीमार होकर निकल गए थे। इसी तरह से जब इसे कहते हैं स्विस केस जो है, उसका एक बेंच बना था, तो वहां भी उन्होंने कहा कि मैं बीमार हो गया हूं। और उसमें बैरिस्टर शेर मरवत ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट किया है कि उन्होंने ये कह के कि बीमार हो गया, वो बेंच तोड़वा दिया था, लेकिन उसी शाम को वो बैठे हुए कॉफी पी रहे थे पर्ल कॉन्टिनेंटल लाहौर में। तो उन्होंने सारी उम्र कभी भी कोई सख्त फैसला नहीं किया, सारी उम्र कभी किसी को नाराज नहीं किया। और उनको इस कमीशन का, इंक्वायरी कमीशन का हेड बनाने का मतलब यह है कि अब ये इंक्वायरी कभी वापस नहीं आएगी, और ना ही इसके सामने जो 6 इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज साहब हैं वो कभी अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। तो इस मसले को उन्होंने दफन कर दिया है। ताहम इसका ये मतलब नहीं है कि जज साहिबान ने जो कुछ किया वो बेकार हो गया। उन्होंने जो अचीव करना था उन्होंने अचीव कर लिया। उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट को मैसेज दिया इकट्ठे होके कि ये सब कुछ नहीं चलेगा, हम इससे तंग आ चुके हैं, जिसके नतीजे में अब एस्टैब्लिशमेंट कुछ हफ्तों महीनों तक खासी एहतियात करेगी। और आप देखेंगे कि हाई कोर्ट्स के ऊपर जिस तरह का दबाव पहले हैरेसमेंट का था, वो कुछ अरसे तक कम से कम नहीं होगा। एक नया बैलेंस जो है वो कायम हो गया यहाँ पे, ये मैं समझता हूँ। मैं सीधा साबिर साहब की तरफ चलना चाहूंगा। साबिर साहब, हमने 2007-8 वकला की वो पूरी तहरीक देखी। अब मामला PTI, इमरान खान या कोई सियासी मामला तो रह नहीं गया, मामला तो वकीलों का हो गया। क्योंकि मामला तो सामने ये आया कि जो जजेस हैं, जो कि असल में वकील होते हैं, मतलब जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अतर मुल्ला है, कोई भी जज है, वो वकील होते हैं, आप सबको पता है, वकला से वो जज बनते हैं। तो अब तो 6 जजेस ने ये कहा है कि उनके बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगे, उनके अजीजों को उठाकर अगवा करके वही सलूक किया गया जो सियासी लोगों के साथ किया गया। फिर उन्होंने सब कुछ बताया, वो सब कुछ उन्होंने सबके सामने रख दिया। अब उसमें कोई पर्दा नहीं। तो 2008-7 वाले वकला कहाँ हैं? वकला तहरीक कहाँ है? ये सब कुछ क्यों नजर नहीं आ रहा? पंजाब बार काउंसिल भी फुसफुसी स्टेटमेंट्स दे रहा है, पाकिस्तान बार काउंसिल भी वैसी। ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या कुछ नहीं होने जा रहा पाकिस्तान के अंदर? सब शांति रहनी है? उसमें जो पहले तो डॉक्टर साहब की बात को मैं करूंगा, जहां पे डॉक्टर साहब ने आखिरी जुमला बोला कि मैसेज चला गया है और अब कुछ अर्सा खामोशी रहेगी। नहीं, मैं नहीं समझता, बल्कि उसमें शिद्दत आएगी। और उसकी रीज़न ये है कि जजिस को मज़ीद ब्लैकमेल किया जाएगा। ब्लैकमेल किया जाना शुरू किया जा चुका है, ठीक है। और अगर इस वक्त इन 6 जजिस के मामले को अगर उन्होंने बड़े प्यार मोहब्बत से हैंडल कर लिया और नरमी करना शुरू कर दी, फिर तो मसला ख़राब है। फिर तो चीज़ें इस हद तक आनी नहीं थी। ऐसा नहीं है। इन 6 जजिस को अफ्तार डिनर के नाम पे काजी साहब ने बुलाया और उसमें आमिर फारूक साहब भी मौजूद थे।
उसमें उन्होंने हर तरह का सिनेरियो पेश किया बातों बातों में, और डराया धमकाया, प्यार मोहब्बत, लेकिन ये 6 के 6 जजेस अपनी बात पर कायम रहे और उन्होंने ये कहा कि आप इसको प्रोसीड करें। वो मुलाकात नाकाम हो गई और मुलाकात नाकाम होने के बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने मुलाकातें की किससे? सुप्रीम कोर्ट बार के सदर से। वो कौन है? वो हैं आजम नजीर तारड़ साहब के ग्रुप के, जिसको हम आसमा जहांगीर ग्रुप कहते हैं। इस कजिए के बाद आसमा जहांगीर का जो नजरिया है वो भी वफात पा चुका है। उसके बाद काजी साहब मुलाकात करते हैं पाकिस्तान बार कौंसिल के सीनियर नुमाइंदे से। वो कौन है? वो भी अगेन आसमा जहांगीर ग्रुप, आजम नजीर तारड़ ग्रुप, और वो साहब हैं जब पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन का मामला हो रहा था और वो गए थे शहबाज शरीफ साहब से साथ अपने वकला को लेके लंच वहां किया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस आके सुप्रीम कोर्ट की थी और धमकियां दी थी चीफ जस्टिस उमरदा बंदयाल साहब और उस बेंच को। ये वो साहब हैं। अब ये चेन है, ये पूरी की पूरी चेन। काजी साहब ने थ्रू आउट मशवरा किससे कर रहे हैं? बिल्कुल ओपोनेंट लॉबी से। अगला काम क्या किया उन्होंने? काजी साहब ने अगला काम ये किया, आज उनको अटॉर्नी जनरल को बुलाया, अगेन मुल्जमान के जो इस वक्त वो प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं उनको बुलाया, उनके साथ फिर पैगाम रसानी, फिर तारड़ साहब तक पैगाम रसानी, फिर शहबाज शरीफ साहब, फिर प्राइम मिनिस्टर आ गए, फिर आके मामला करके, और ये सारी बातें पहले से तयशुदा थी कि कमीशन बनाया जाएगा उसकी। फिर अगेन मैं सारी बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ी सी बड़ी दिलचस्प है, ताकि आप सबके सामने और हमारे जो नाजरीन हैं उनके सामने जरा एक तफसीली तस्वीर सामने आ जाए, क्योंकि हमने तसद्दुक जिलानी तक पहुंचना है। तसद्दुक जिलानी साहब कौन है, उनके बाद उस तक पहुंचना है हमने, और उसका फिर नतीजा भी निकालना है। इसलिए फिर ये हो गया मामला तय, और मामला जब तय हो गया कमीशन पहले से बन गया। लेकिन अच्छी बात यह हुई कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जो हैं वो, जो कि काजी साहब के साथ राब्ते में हैं, वो अपना खेल खेल रहे हैं, वो इस खेल का हिस्सा हैं। लेकिन सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार वो बिल्कुल अपोजिट साइड पे, और वो एक मुख्तलिफ राय रखते हैं। वो कहते हैं कि सो मोटो लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाए और ये चीज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने रखी जाए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने डिसाइड करना है कि ये मैटर किसका है, ये सुप्रीम कोर्ट में जाना है, ये नहीं जाना, ये वो फोरम डिसाइड करेगा। अब सिवाय पंजाब बार काउंसिल के बाकी तमाम बार काउंसिल्स, तमाम बार एसोसिएशंस जो प्रेस रिलीज अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे चुकी हैं इब्तदाई, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस इशू को टेकअप करे। वो ये नहीं कह रही कि ये इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए, क्योंकि इंक्वायरी कमीशन ये है ही गलत। अब उसमें आ जाते हैं तसद्दुक जिलानी साहब। तसद्दुक जिलानी साहब जो हैं वो बिल्कुल होम्योपैथ किस्म के जज हैं, और वो किसी किस्म का कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं करेंगे। वो हो सकता है कि बीमार पड़ जाएं, क्योंकि कलभूषण की दफा वो बीमार पड़ गए थे और उन्होंने उस प्रोसीडिंग में हिस्सा नहीं लिया था, नहीं बैठे थे वो, और वो पूरे का पूरा इंतहाई इंपॉर्टेंट केस था। यहाँ से गए, वो उनको तैयार किया करके, नया लिबास जो वहां का था वो भी दिया गया, लेकिन वो नहीं बैठे उसमें, और उसमें हैरत अंगेज तौर पे कि वो उसका हिस्सा ही नहीं बने, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट केस था। तो इसलिए तसद्दुक जिलानी साहब दोनों तरफ से जो रिश्तेदार भी हैं, ये भी बात है। नहीं, लेकिन साबिर साहब मैं वहां मौजूद था डेन हेग में, आपका क्या ख्याल है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी साहब को पाकिस्तान से भेजा गया था, ये क्यों वहां बीमार हो गए थे जाके? बिकॉज ये बीमार हुए थे, मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की रियासत का कोई बेसिकली इंटरेस्ट था, उस इंटरेस्ट पे बीमार हुए थे, बिकॉज हिंदुस्तान ये कह रहे थे कि साजिश उनके खिलाफ हो गई है। जी जी, वो ये डॉक्टर साहब वो फिर आप बताइएगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प ये पोर्शन है। अभी तक ये चीज सामने नहीं आई कि उनको तैयार श्यार करके भेजा गया, फिर इंटरनेशनल कोर्ट ने उनको स्पेशल लिबास भी दिया, पहनाया, और इसके बाद वो अचानक बीमार हो गए और नहीं आए। वो एक अलग चैप्टर है, वो आप जरा सुनाइएगा। स्विस केसेस में भी यही हुआ था, जब आसिफ अली जरदारी के खिलाफ स्विस केस था, उसमें भी बीमार हो गए, बेंच तोड़ दिया था उन्होंने। जी हाँ, तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये मामला आगे कहां जाएगा। बहरहाल इसका मतलब है कि इन्हें बीमार जज साहब ही चाहिए थे, ताकतवर सिस्टम इतना बीमार है, चौधरी निजामुद्दीन साहब को सब चीजें बीमार ही चाहिए, तो उन्होंने जज भी बीमार ही ढूंढा है। नहीं तो ये भी हो सकता है ना कि वो कुछ अर्से बाद बीमार हो जाएं
और वो कमीशन जो है वो फिर उसके बाद पोस्टपोन हो जाए क्योंकि बीमार हो जाए वो। हाँ, ये भी ये भी मुमकिन है। इस बात के चांसेस मौजूद हैं। तो अच्छा सर, एक सेकंड मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि हम चारों बैठे हैं, तो जब हम चारों बैठते हैं तो लोग थोड़ा स्पाइसी तज्जिया सुनना चाहते हैं, थोड़ा हार्ड हिटिंग सुनना चाहते हैं। तो जरा थोड़ा सा शॉर्ट करके, और थोड़ा सा T20 वाला मैच, ये लंबी हमारी होगी दोनों तीनों भाइयों की बात बड़ी। मैं तो आपसे सवाल पूछा था कि वुकला किधर हैं, उनकी क्या बैटरी में से तेजाब खत्म है, करंट खत्म है, जंपर लगाना पड़ेगा। हमें तो सारी जिंदगी आप जैसे मोतबर, आरफ हमीद भट्टी साहब जैसे, साबिर शाकिर साहब जैसे, हामिद मीर साहब जैसे बड़े बड़े जय्यद हमने जर्नलिस्ट देखे, वो भी पैरेलल चला रहे थे तहरीक, वुकला भी चला रहे थे। और 2008 में हुआ क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस को फारिग किया गया था, यही हुआ था ना। कोई उस टाइम आपको खतीजा शाह आपकी नहीं, सिर्फ एक जज साहब के, ये जो तहरीक चली थी ना मार्च 2007 में, जी, वो तो चले इफ्तिखार चौधरी के ऊपर चल गई थी। इफ्तिखार चौधरी थे और उसके साथ चंद जजेस और ने हल्फ नहीं लिया था, तो ठीक है बात। वो बाद में हुआ था, वो नवंबर 2007 था, मार्च में तहरीक चली थी। अभी आप देखिए कि अभी एजाजुल एहसन को फारिग किया गया, अभी आपके नकवी साहब को फारिग किया गया, तो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस को जबरदस्ती फारिग किया गया। 6 जजेस ने हाई कोर्ट के ने बता दिया कि हमारे साथ क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। तो जर्नलिस्ट को साइड पे रख दें, वुकला किधर है, वो करंट क्यों नहीं है बैटरी में? क्या जनरल क्यानी के चार्ज बैंक से तब करंट लगा था तो ये काम चला था माजरत के साथ? अभी बैटरी किसकी लगेगी? सीधी सीधी बातें करें, ये लंबी लंबी बातें ना सुनाए मुझे साबिर साहब माजरत के साथ, ये इधर उधर की। वो इस्लामी के थे, वो इधर के थे, सीधी तरह दरमियान में बॉल करवा के मुझे बताएंगे सत्तू क्यों खत्म हो गए सबके, मसला क्या है? बड़े हवालदार साहब न्यूयॉर्क सिटी में बैठे हुए हैं, बल्कि नैब सूबेदार हैं, इनसे पहले मैं पूछ लूं, फिर आप दोनों की तरफ आता हूं कि ये क्या करंट क्यों नहीं है, बैटरी किधर गई है सारी? ओके, सो मेरा मैं जो वेट कर रहा था, आई एम सॉरी, दो हाथ जरा आपके साथ भी हो जाएं डॉक्टर गिल साहब। ये जो मौका मिला था पिछले 24, 48, 72 घंटों में, अनप्रेसिडेंटेड, पिछले 20-22 महीनों की अगर आप एक तरफ रख लें, जो जद्दोजहद, मुहिम, क्राइसिस जो भी कर लें, एक तरफ रख लें, और ये जो पिछले 48 घंटों में 72 घंटों में हुआ है, ये जो जजों ने लिखा है, इसको एक तरफ रखें। आपको मतलब पीटीआई को प्लेट में रख के एक पूरा क्राइसिस दिया है कि ये लो, ये क्राइसिस है, इसमें आईएसआई भी है, इसमें ज्यादती भी है, इसमें वीडियोस भी हैं, इसमें जुडिशरी भी है, इसमें आइन का मजाक भी है, इसमें अबडक्शन भी है, इसमें वो सब चीजें जो तुम लोगों के साथ हुई हैं, मगर अब ऑफिशियली इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के साथ हुई हैं। ये लो, हियर इट इज, गो फॉर इट। मगर आप ये जो अभी पूरा साबिर भाई ने बताया, ये जो सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह खेल रहे थे, इसमें एक हसन सरदार की जरूरत थी, ठीक है, जो खड़े होके टक करके मारे गोल में। वो हसन सरदार मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पीटीआई होगी, क्योंकि ये जो बाबे हैं, ये जो एम्बुलेंस वाला जो बाबा लगाया है जिलानी, राइट, जो एम्बुलेंस जज है, ठीक है, ये तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था। मगर ये एक, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये एक ट्रेन रैक इन स्लो मोशन था। हमें पहले दिन ही पता चल गया था कि ये किधर ले जा रहे हैं काजी फायज ईसा इस पूरे हिस्से को। उसकी एक दिन के पहले इन्होंने इफ्तार की, फिर इन्होंने एक फुल कोर्ट मीटिंग की, फिर दूसरी फुल कोर्ट मीटिंग की, फिर उन्होंने शहबाज शरीफ के साथ एक और हडल किया, फिर इन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाला। इट वाज क्वाइट क्लियर कि इसको ये दफन कर रहे हैं, ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं। मगर आई एम सॉरी टू से शहबाज गिल साहब, वेयर वाज द पीटीआई? कल आपके ही हामिद खान से शहजाद इकबाल पूछता है 8 बजे के शो पे, जियो न्यूज पे, ठीक है, कि भाईजान उस्ताद जी ए दसो कि ए जिहड़ा बंदा तुहाडा जिहदा नाम नईम पंचोता हैगा, इसने बड़ी जबरदस्त एक ट्वीट किया है कि हामिद खान आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर एक और बंदा है आपका जिसका नाम शेर अफजल मरवत है, उसने भी ऐसी बात की है कोर्टों के लिए कि उन्हें नोटिस लेना चाहिए था। गैस व्हाट हामिद खान सेज? बाकियों को छोड़ दें, हामिद खान कहता है मैं तो इनका लिहाज ही नहीं करता, मैं इनकी बात को अहमियत ही नहीं देता। आप बाकी वकीलों को छोड़ें, आप पहले मुझे बताएं कि आपके जो टॉप लीडर्स हैं, आपके जो सब वकील हैं, वो कौन सी घास खा रहे हैं? किधर की ऑस्ट्रेलिया की घास है, जबरदस्त घास है, जो खा के ये ऐसी घास है कि ये एक दूसरे के पीछे पहले पड़ते हैं। एक इतनी जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि आपकी जो जमात है वो गैल्वनाइज होती
और ठक जाके लगती मैग्नेट की तरह, मकनातीस की तरह बार काउंसिल्स में। मगर देखें, आपने जो भी सवाल किया बाकी वकील किधर हैं, बाकी वकील तो बटे हुए हैं, अलग अलग बार काउंसिल्स हैं। साबिर भाई ने बताया अलग अलग ग्रुप हैं, कोई अस्मा शराजी ग्रुप है, कोई आजम नजीर ताड़ड़ का ग्रुप है। अस्मा शराजी ग्रुप कौन सा आ गया यार, क्या कर रहा है? सॉरी, अस्मा उसका भी ग्रुप होगा, उसका भी होगा, सॉरी मेरे मुंह से नाम निकला। मगर आजम नजीर ताड़ड़ का अगला ग्रुप है, ISI का एक ग्रुप है। रियाजुल हक साहब जबरदस्त रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा कि 700 से ज्यादा वकील जो हैं, 700 से ज्यादा वकील इनके पेरोल पे हैं, जो इनके लिए लीगल एनालिसिस करते हैं, और अगले कुछ सालों में ये इनको अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल इस किस्म के ओहदे देंगे। तो जुडिशरी तो बार तो है वो पेनिट्रेटेड है, मगर where was the PTI in all of this? Where was the PTI जी? हाँ जी, देखें, सबसे पहले तो ये बात ज़हन में रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जो भी एक परसेप्शन है और जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो इमरान खान की लीडरशिप में आप सबको पता है। और इमरान खान को आपने देखा है, इमरान खान की लीडरशिप को देखा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान आपके सामने कभी भी अलग नहीं है, पहली दफा अलग अलग हुए हैं। जब से इमरान खान को जेल भेजा गया है तो अब तहरीक इंसाफ को इमरान खान से अलग आपको एक एंटिटी के तौर पर आप नजर आ रही है, और वहां पर आपको लीडरशिप क्राइसिस नजर आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इमरान खान के पाए का ना हमारे पास है, ना उस पाए की लीडरशिप और बहादुरी हो रही है, ये लेट मी एडमिट दैट। हम में से किसी में भी जो पीछे बचे हैं वो ना करिश्मा है, ना रिजॉल्व है, ना वो दिलेरी है, ना वो डिटर्मिनेशन है, ना कमिटमेंट है, ये सच है। और अगर ये हमारे में होती तो हम बिल्कुल टाइमिंग, आपने जैसे कहा कि बॉल फुल टॉस आ गई थी, उठा के बाहर फेंक दिया हमने, तो हमसे वो नहीं फेंकी गई, लेट मी एडमिट दैट, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मुझे आपके सामने मानने में कोई मजायका नहीं होगा कि हमारा जो सोशल मीडिया वर्कर है, क्योंकि वो इमरान खान ने उन्हें ट्रेन किया हुआ है और वो इमरान खान की टाइमिंग पे खेलते हैं, उनकी इमरान खान से कनेक्शन है, हमारा जो नजरियाती वर्कर है, अब वो वर्कर आगे चल रहा था, हम सारे पीछे चल रहे थे, उसमें मैं भी शामिल हूं, मैं किसी को मैं तनकीद नहीं कर रहा। जब हमने देखा, मैंने स्पेशली देखा कि वर्कर जो है वो उसमें बहुत गमो गुस्सा है और वो आपकी तरह पूछ रहे हैं भाई आप किधर हैं, तो फिर कोर कमेटी का इजलास हुआ, उसमें मुझे भी को 20-25 मिनट बोलने का मौका मिला। उससे पहले मैंने उसके साथ एक 6-7 रुकनी एजेंडा शेयर किया कोर कमेटी में जाने से पहले कि जी मैं ये सब कुछ कोर कमेटी के सामने रखना चाहता हूं, आप क्या सोचते हैं। मैंने जब उसके कमेंट्स देखे तो वर्कर्स ने इंडोर्स किया। मैंने फिर जो इमरान खान ने मुझे सिखाया हुआ है उसी तरीके से, धुआंधार तरीके से मैं कोर कमेटी में खेला, उसी धुआंधार तरीके से। उस खेलने से फायदा ये हुआ कि कोर कमेटी इतने ऐसी जुबान है, ऐसे लोग जो खामोश बैठे थे वो सब उबल पड़े, बोल पड़े, उन्होंने कहा, बिल्कुल तमाम लोग ही, मैं ये कहूंगा बल्कि पूरी कोर कमेटी खुलकर सामने आई कि नहीं हमें खुल के खेलना पड़ेगा। फौरन एक सब कमेटी बनी कोर कमेटी की 7 रुकनी, जिसमें सलमान अकरम राजा, मैं, ब्रिगेडियर मुसद्दक, उसी शाम हमारी मीटिंग हुई और हम 3 पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाकर कोर कमेटी के हवाले किया और साथ साथ हमने ये पूरा प्लान दिया कि कोर कमेटी जो है ने फैसला किया और जिम्मेदारियां दी कि हर रोज 11 बजे सुबह सुप्रीम कोर्ट में भी एहतजाज होगा और 4 हाई कोर्ट्स में होगा, और उसके लिए लोगों की जिम्मेदारियां लगा दी। मेरे जो 7 निकात थे वो कोर कमेटी ने भी अडॉप्ट किए और उस सब कमेटी ने भी अडॉप्ट किए, और उसका एक हमने पूरा जारी कर दिया अपनी कोर कमेटी से, और वो रऊफ हसन साहब ने शेयर भी कर दिया। और पहला वकला का सेमिनार 1 अप्रैल को 11:30 बजे लाहौर कोर्ट बार के अंदर हो रहा है, हाई कोर्ट बार के अंदर, फिर कराची में हो रहा है, फिर पेशावर में, फिर बलूचिस्तान में, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में रोज होगा। जो हम करवा सकते थे तो हमने करवा दिया। बाकी जाहिर है पूरी लीडरशिप को, पूरी पार्टी को, पूरी पब्लिक को, पूरी वो सलमान अकरम राजा साहब ने बड़ा मुनासिब कहा था कि ये पूरी कौम को खड़े होना पड़ना है, ये किसी एक पार्टी, किसी एक ग्रुप की मूवमेंट नहीं है। जो ये जजेस के साथ हुआ सबको खड़े होना जी। ठीक है, ओके, I'll take that, but still I'm not 100% clear कि अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, 7 नुकात आपके अडॉप्ट करने से लॉयर्स मूवमेंट किधर जाएगी, ये शायद डॉक्टर मैंने आपकी बात को पहले जुमले में ये माना कि हमारे इमरान खान के चले जाने से एक वाइड है, क्राइसिस है हमारे यहाँ लीडरशिप का, और इमरान खान का सब्स्टिट्यूट हमारे पास नहीं है, ना वो रिजॉल्व है, ना वो ब्रेवरी है, ना वो कमिटमेंट है, ना मेरे में है, ना दूसरों में है। तो वो तो मैंने टू बिगिन विद आपके साथ सबसे पहले कहा कि बिल्कुल हमारा रिस्पांस वो नहीं था जो होना चाहिए था। लेकिन गिल साहब
गेयर अप हुए कुछ ना कुछ। सुने मेरी बात, एक होता है अहलियत नहीं है, मैं कहता हूं अहलियत मौजूद है लेकिन नीयत नहीं है, ठीक है ना, विल नहीं है, विल। असल इशू ये है, जो मैं बात कह रहा था ना कि एक सिद्दीकी साहब को उन्होंने अडॉप्ट किया उस इशू को, और उस इशू को उस वक्त तक लेकर चले, ये 6 जजेस के खत के आने से पहले तक वो उस इशू को लेकर चल रहे थे। जैसे 6 जजेस का खत आया, नून लीग अब शौकत सिद्दीकी साहब को भूल चुकी है, और सबसे पहले इरफान सिद्दीकी साहब मैदान में उतरे तो उन्होंने कहा कि जनाब इन 6 जजेस का ईमान उस वक्त किधर था जब शौकत सिद्दीकी साहब के साथ हो रहा था, लिहाजा शौकत सिद्दीकी साहब को भी वो भूल चुके इन 6 जजेस के खत के बाद। नंबर 1। नंबर 2, जो बात की अभी वजाहत ने कि इनको तो नून लीग को तो वो वीडियो बनाना पड़ी ना अरशद मलिक साहब की, और उनके साथ नासिर भट्ट साहब ने मिल मिला के एक बाकायदा तौर पे एक स्टेज ड्रामा तैयार करना पड़ा कि ये सजाएं इस तरीके से हुई, प्रेशर में हुई। आपको तो एक ऐसा, ये पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली दफा हुआ है, जैसे वजाहत ने कहा कि 6 सिटिंग जज सुपीरियर कोर्ट्स के वो खुद बगैर किसी के कहने पे उन्होंने ये खत लिखा, और ये खत उस वक्त लिखा जब वो जिद हो गए कि अब इसके बाद या तो हम पहले वो ओपन कोर्ट्स में, अच्छा मैं एक बात आपको बताऊं कि इस खत से पहले ना वो ओपन कोर्ट्स में भी देते रहे हैं सिग्नल्स कि जनाब ये बस करें, बहुत हो गई, और सरदार इजाज इसहाक साहब ने भी ओपन कोर्ट में कहा कि हमें पता है ये सारा कुछ कहां से आ रहा है, और बाबर सत्तार साहब ने भी एक तौहीन अदालत का केस निपटाया। इसी तरीके से मोहसिन क़यानी साहब भी केस सुन रहे हैं। फिर ये ऑडियो लीक्स का मामला आ गया। ये वो ऑनरेबल जजेस हैं जो सारे केसेस सुन रहे थे, जहांगीरी साहब सुन रहे थे, समन रफत सुन रही थी, ये सारी चीजें उनके इल्म में आई। फिर आपने इस खत में जो जिक्र किया अता रबानी साहब का, वो जिसके घर में क्रैकर फेंका था ना, वो अता रबानी साहब थे, और अता रबानी साहब के घर क्रैकर क्यों फेंका था, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ने वो भी बात नहीं की, क्योंकि किसी ने खत पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। ये पूरा खत मेरा ख्याल है कि कोर कमेटी ने पूरा खत नहीं पढ़ा कि उसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ है। अता रबानी साहब ने इसलिए उनके घर क्रैकर फेंका कि उन्होंने इद्दत का केस उड़ाए, उन्होंने कहा था कि ये केस बनता ही नहीं है, ये बुलशिट। मैं एक छोटा सा सप्लीमेंट में बात करूंगा। देखें, दूसरी साइड मुनज़्ज़म है, दूसरी साइड इफ्तार पे भी बैठती है, दूसरी साइड 1-on-1 हर्डल्स भी करती है, दूसरी साइड के नीचे पूरी मीडिया की मशीन है, दूसरी साइड मतलब की तरफ से कि रैंक्स में डिविजन्स नहीं हो रही। दूसरी साइड आके नहीं कहती 8 बजे के शो पे एक बड़े चैनल पे कि नहीं, हमारा जो वो मिनिस्टर है वो बकवास कर रहा है, या हमारा जो वो साथी है उसको मैं अहमियत नहीं देता। दूसरी साइड एक्चुअली मुनज़्ज़म है और आपकी पार्टी को वीक किए जा रही है, मगर ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। बहैसियत एक वोटर और सपोर्टर, डॉक्टर साहब आपको इसे देखना पड़ेगा, और एक वोटर और सपोर्टर कह रहा है कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या मिल सकती थी पीटीआई को कि ये करे, इस पे आगे चले। और इमरान खान की ऑब्वियसली एक वैक्यूम, ऑब्वियसली इतना बड़ा वो लीडर है, ऑब्वियसली वैक्यूम जो है उसके गायब होने से एक बना है, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज व्हेन यू हैव thousands of workers, thousands of leaders and hundreds of वजाहत यहाँ पर, वजाहत आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर मैं दूसरे लफ्जों में ये कहूंगा कि मैं हमेशा से समझता हूं कि जो जहमत होती है ना, कई दफा वो भी काबिल रहमत होती है, क्योंकि उससे आपको कई दफा सारी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं। इमरान खान के अंदर जाने से हम एक्सपोज भी हुए हैं, बहुत सारे हम में से बहुत सारे दोस्त जो बड़े बड़े बने हुए थे, क्योंकि इमरान खान अपनी पूरी आबोताब के साथ थे, और वो क्योंकि पूरी तरीके से अपनी लीडरशिप एक्सरसाइज कर रहे थे, तो कईयों के मेरे जैसों के दाव लगे हुए थे, वो स्टार बने हुए थे। जैसे ही इमरान खान हटा, नरम आवाज, भली बात, मुहज्जब लहजे, पहली बारिश में ही सब रंग उतर जाते हैं। फिर क्राइसिस पड़ा, टेस्ट पड़ा, तो आपको हम उस तरीके से परफॉर्म करते हुए नजर नहीं आते। इसलिए मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर रहा, मैं अपने आप को भी इसीलिए बीच में रख रहा हूं कि कोई ये ना कहे कि वो फिर कोई लौंडा लपाड़ा जी करेंगे इसके ऊपर तजिया कि वो अमेरिका बैठ के देखें पाकिस्तान में। ये कहना मैंने कोर कमेटी में, आप पूरे को अमेरिका बुला लें वीजा देके। एक मिनट सुनिएगा, मैंने एक सेकंड सुनिएगा, मैंने कोर कमेटी में ये कहा
कि ना इमरान खान मुझे घर से लेने गया था, ना कोर कमेटी में बैठे किसी शख्स को लेने गया था। अगर हमें इन हालात के अंदर मुश्किल लगता है कि भाई सियासत करना मुश्किल है, हमारी फैमिली डेंजर में दूसरी, तो हम रिजाइन कर दें, किसी और को जगह दे दें। लेकिन जो साबिर साहब बात कह रहे हैं कि बात नियत की है, मैं अग्री कर रहा हूं कि हमारी नियतें, ये अब लेटर तो हम सब ने पढ़ा साबिर साहब, ये जो आपने जो जज साहब की, जिनको बाद में रहीम यार खान शायद ट्रांसफर किया गया, तारबानी बावलपुर रहीम यार खान, वो मेरा ट्रायल चल रहा था उस टाइम, वो सेशन जज वही थे और ठीक आदमी थे। उनके ऊपर मुझे भी कन्विक्ट करने की फौरी बहुत ज्यादा प्रेशर था उन पर कि मुझे फौरी कन्विक्ट कर दिया जाए। तो बात यह है कि ये आप लोगों के गिले जायज है, मैं खामखा उनको डिफेंड नहीं करूंगा कि नहीं हमने बहुत अच्छा काम किया। मुझ समेत सभी लोगों ने अलायकी दिखाई है, कमजोरी दिखाई है, और वो जो इमरान खान के बैठे हुए दाव लगे हुए थे वो एक्सपोज हुए हैं हम सबके, और हम सबको या तो कमर बांध के काम करना पड़ेगा या फिर हमें अलग होना पड़ेगा इन पोजीशन से, और उनको मौका देना चाहिए जो लोग परफॉर्म कर सकें, क्योंकि हमारा वर्कर, इसमें कोई शक नहीं, आपकी तरह हमाकर भी बददिल है, नाराज है और बात कर रहा है इसके ऊपर, हमारे ऊपर। देखिए दूसरी साइड मुनज्जम है, आपके लौंडे लपाड़े ने शो कर दिया आप पे कि ये आपका जज है। क्यों? कैसे कहता है इमरान फेवरेट जज रिटर्न्स, या आप मलबा आपकी गोद में डाल दिया। कैसे? मौक़िफ़ क्या है कि आपने 2018 में आप ही की जमात ने एम्बुलेंस जज को केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए उसका नाम दिया था। अब ये लेके ये आगे चला गया, ये इसने लिया और ये आगे चला गया और कहते हैं ये तो इमरान का जज है। अब इस पे एटलीस्ट एज अ वोटर सपोर्टर पूछता है, एक आम आदमी कंफ्यूज्ड है। साबिर शाकिर की तरह हर एक नहीं जानता कि वो उसका रिश्तेदार है, वो उसका जज है, उसकी रहीम यार खान ट्रांसफर हुई या बावलपुर ट्रांसफर हुई। ये तो हमारा काम है ईची बीची में घुसना, मगर एक ब्रॉड सस्टेन्ड एफर्ट आना चाहिए, पीटीआई की तरफ से क्लैरिटी आनी चाहिए कि व्हाट डू दे थिंक ऑफ दिस कमीशन। अभी तक कोई लीडर नहीं इमर्ज किया। नहीं, लेकिन यार कमीशन को तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, तहरीक इंसाफ ने बकायदा फॉर्मली हर लेवल से इस कमीशन को, व्हाट डू दे थिंक ऑफ दिस जज इन दिस कमीशन। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को भी रिजेक्ट कर दिया यार, मरवत ने बड़ा लंबा चौड़ा उसके बाद ट्वीट किया है। देखें मोई साहब, देखें जो हमारी कोर कमेटी ने एक रुकनी कमीशन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया था, वो तसद्दुक़ जिलानी हो या कोई भी हो। जब हम बॉल्ट उस चीज को रिजेक्ट कर चुके हैं तो फिर आप किसी को भी लगाएंगे तो हम रिजेक्ट ही करेंगे। मैं करके हटा था, मैं जो ये एक रुकनी कमेटी और कमीशन का तस्वर था उसको तो रद्द कर दिया था, तहरीक इंसाफ ने, कुछ बार काउंसिल्स ने भी कर दिया था, लेकिन वही साहब इसको भी हमारी तसद्दुक़ की अपॉइंटमेंट के बाद, जिलानी साहब की अपॉइंटमेंट के बाद भी रद्द कर दिया है। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी के ऊपर बकायदा ट्वीट किए गए तहरीक इंसाफ की तरफ से। दूसरी बात पूरा बैकग्राउंड पता था हमें, ये एक दिन पहले का पता था कि ये तसद्दुक़ जिलानी को, तो हमारी जब कोर कमेटी हुई उसमें डिस्कस हो चुका है और हम इसे रिजेक्ट, क्योंकि हम एक रुकनी कमीशन को मानते ही नहीं, उससे मसला सॉल्व ही नहीं हो सकता। वो भी रिटायर्ड जज ने, इनसे क्या पूछना और क्या करना है, ये नहीं है मसला वजाहत, ये इनको रद्द करना, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देना, खत को जो है वो डिकोड करना, ये मसला नहीं है। मसला जो हमारा वोटर सपोर्टर मांग रहा है, वो मांग रहा है कि हम फ्रंट फुट पर आके इसके ऊपर एक तहरीक बर्पा करें। और मैंने जैसे कहा कि इससे कम से कम एक चीज वादे हो गई है कि इमरान खान का नेमल बदल पाकिस्तान के पास नहीं है, ना तहरीक इंसाफ के पास है, ना भुट्टो के पास है, ना पाकिस्तान, वो एक ही अकेला ही है। उसके चले जाने से, जेल चले जाने से आप देखिए, ना आपको वकला की तहरीक में कोई दमखम नजर आ रहा है, ना पॉलिटिकल तहरीक में दमखम नजर आ रहा है, और आपको पूरे का पूरा जो है वो एक अपोजिशन का सिस्टम जो है वो उस तरीके से यकजान नजर नहीं आ रहा। तो ये है इमरान खान की प्रेजेंस, उसकी अहमियत, उसका वो जो एक लिंचपिन है पाकिस्तान की सियासत की। अग्रीड। व्हाट्स नेक्स्ट? बहैसियत एक वोटर सपोर्टर हर एक ये पूछता है, रोज पूछता है चैट में, कमेंट्स में, व्हाट्स नेक्स्ट। और इससे बड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट्स नेक्स्ट। देखिए मैं बताता हूँ व्हाट्स नेक्स्ट, मैं आपको बताता हूँ। बात ये है वजाहत जी, बात ये है कि जब पॉलिटिकल शऊर आ जाए ना, जब आप लोगों को इन्वॉल्व कर लेना और वो पॉलिटिकल डिस्कोर्स में इन्वॉल्व हो जाए आम पब्लिक, तो फिर आप अपनी मर्जी से उन्हें एक्सक्लूड नहीं करते। अब आम पब्लिक इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। अब अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो लोग हमारी खबर लेंगे और इतना पब्लिक प्रेशर आएगा कि हमें रिएक्ट करना पड़ेगा। और आप देखेंगे कि हम हो, पॉलिटिकल पार्टी हो, वकला हो, कोई भी हो, पब्लिक प्रेशर इतना माउंट होगा कि हम, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल शहबाज गिल को 2 नंबरी करना भी चाहे, लोग नहीं करने देते। लोग इधर से भी सीधा करके मुझे खड़ा करेंगे, इधर से भी, और कहेंगे आपने ये बात की थी, या साइड पे हो जाए
या बात करें? डॉक्टर साहब, लोगों को लीडर चाहिए और लीडर आपका अंदर है। अभी जैसे सलमान अकरम राजा का ट्विटर आप देखें, बड़ी अच्छी उन्होंने बात की। लोगों ने कहा हाँ जी लॉयर्स मूवमेंट, सलमान अकरम राजा चलो आगे चलो, तुम हमारे साथ, हम तुम्हारे साथ हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि भाई आप लोग आगे चलें, सिविल सोसाइटी खड़ी हो, लोग सड़कों पे आए, हमारा नहीं ये काम, लॉयर्स मूवमेंट ना करें, आप पहले खुद निकलें। तो एक तरफ सलमान अकरम राजा का मौकिफ है, दूसरी तरफ आपका इमरान खान का वैक्यूम है, जैसे आपने अभी समझाया। सो आई एम सॉरी टू से, who should we listen to? या इमरान का वेट करें या खुद निकलें? मगर खुद निकलें, people need a political leader. तो मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान का वेट करें, वो तो जाहिर है हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उनको बाहर लाने के लिए भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। लेकिन मैं तो आपके सामने सच बोल रहा हूं, हेरा फेरी करने की बजाय, कि ये आपको मैं कहूं नहीं वो ये हुआ था, पैर में नाक में दर्द था, उस दिन बारिश ज्यादा हो रही थी। मैंने आपको बताया कि इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब होते तो ये नालायकी ना होती हमसे, वो होते तो पहले दिन ही हम 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते। वो उनको पता है कि डी पर कैसे बार बार हमला करना है और किस तरीके से गोल करना है, जो हम में से किसी और को नहीं पता, एंड दैट इज अ ट्रुथ। तो मैंने आपके सामने सच कहा है। जी साबिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ देखें, ये बात नहीं है कि जब टीम है, अगर कैप्टन जो है वो कुछ देर के लिए रिटायरिंग रूम में चला जाए, चाय ड्रेसिंग रूम में चला जाए चाय पीने के लिए, अदरवाइज कोई हो जाता है, कोई चोट लग गई है, चला गया 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, बाज़ औक़ात वो 4 दिन के लिए भी नहीं होता, और उसके बाद टीम को पता होता है कि हमने अपनी मुखालिफ टीम को हराना है और हमने खेलना है, हमने कैसे बॉलिंग करवानी है, कैसे फील्डिंग करनी है, फील्डिंग कैसे सेट करनी है, ये सारा उनको पता होता है। वो बच्चे नहीं होते, वो कोई मासूम दूध पीते हुए चूचे नहीं होते कि वो बार बार ड्रेसिंग रूम में जाएंगे कि जनाब एक बाल खान साहब हमने करवा लिया, अब अगली बाल बताएं हमने कैसे करवानी है, अब अगली बाल हमने इन स्विंग करवानी है कि आउट स्विंग करवानी है, अब अगला बैट्समैन ये आ गया है, अब इसको हमने एलबीडब्ल्यू करना है या क्या करना है। तो ये सारी बातें पहले से ये ट्रेन टीम है, ये कोई बच्चे नहीं है, और ये 20-20, 30-30, 40 साल से खेल रहे हैं। असल मसला ये है कि असल में आपने कहा ना स्टार्ट में कि सीधी सीधी बात करें, सीधी सीधी बात ये है कि कुछ लोग हैं कंप्रोमाइज्ड, ठीक है। असल डायरेक्ट बात आते हैं, डायरेक्ट खेलते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 40 मिनट हो चुके हैं, तो कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, ठीक है। और कोई किसी से हिदायत ले रहा है और कोई किसी का फोन सुन रहा है, कोई किसी का मैसेज सुन रहा है, कोई किसी के साथ है, कोई किसी के साथ है, और उन तमाम हिदायत को वो इंडक्ट कर रहा है कोर कमेटी में भी और अदरवाइज भी, क्योंकि ये बहुत ये जो है ना एस्टेब्लिशमेंट का काम, वो हमेशा एक ही पॉलिसी को, मुश्किल काम तो है नहीं, डिवाइड एंड रूल, और डिवाइड एंड रूल के बजाय अब है डिवाइड के बजाय भी कोल्ड एंड रूल, ठीक है ना। वो चल रहा है कि आपस में इतना ज्यादा फसाद कर दिया जाए, क्योस कर दिया जाए कि कोई एक दूसरे के साथ सीधे मुंह बात ही ना करे, और कोई मोमेंटम ना बनने पाए, कोई नैरेटिव ना बनने पाए। ये इस पे बाकायदा टास्किंग हुई है, ठीक है, टास्किंग हुई है। आपने ये करना है, आपने फलां को कवर करना है, ये बजाय इसके कि समीउल्लाह ने अपनी मुखालिफ टीम के अपने काउंटर पार्ट को कवर करना है, कलीमुल्लाह ने अपने काउंटर पार्ट को कवर करना है। इस वक्त आपकी कोर कमेटी जो है ना, वो अपने ही एक एक बंदे को कवर कर रही है, और किसी पे कोई बंदा छोड़ा हुआ है, किसी पे कोई बंदा छोड़ा हुआ है कि आपने इसको नहीं हिलने देना, आपने इसको बोलने नहीं देना, आपने ये नहीं करने देना, ठीक है ना। ये सारे काम हो रहे हैं, सीधी सीधी बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं। बाकी वो इमरान खान साहब का आपके जो हमारा आपके बानी कायद, उनकी एक एक बात दुरुस्त साबित हो रही है। ये सारा कुछ लंदन अकॉर्ड के मुताबिक हो रहा है। लंदन अकॉर्ड में जो बाकी किरदार थे वो भी सामने आ रहे हैं, और आज की जो खबर है वो हमें ये पता है, 3 महीने पहले का पता है इस खबर का, कि काजी साहब के साथ मामला तय हैं, उनको एक्सटेंशन दी जाएगी, मखसूस नशिस्तें इसलिए दी गई हैं कि 2/3 मेजॉरिटी हो। 2/3 मेजॉरिटी इसलिए दी जा रही है कि जजेस की एज ऑफ रिटायरमेंट को आपने डिस्टर्ब करना है, चीफ जस्टिस को की ओहदे के साथ कुछ छेड़छाड़ करनी है, आपको अमेंडमेंट चाहिए आइन में। तो वो आज बिल्ली वो भी थैले से बाहर आ गई।
लंदन अकॉर्ड को आपकी कोर कमेटी ने आज तक जिक्र तक नहीं किया। लंदन अकॉर्ड को आज तक आपने ये पंजाब असम्बली में जिक्र नहीं हुआ, कौमी असम्बली में जिक्र नहीं हुआ, केपीके असम्बली में जिक्र नहीं हुआ, सिंध असम्बली में जिक्र नहीं हुआ, लंदन अकॉर्ड का किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र नहीं हुआ। तो क्या ये इमरान खान बाहर आके वो आके बताएंगे कि मैंने जो 1 साल पहले लंदन अकॉर्ड की बात की थी, वो क्या वजह है कि इमरान खान साहब की जो बात है वो अलीमा खान ही बाहर आके करती हैं कि मैं इमरान खान का ये पैगाम आपको A to Z बता दूं, वो बात यहाँ से शुरू करती हैं। बाकी जितने भी लीडर्स हैं जो मुलाकात करके आते हैं, क्या वजह है कि वो नहीं बताते वो सारी बातें? तो एक मौजूद है ना आपके पास, जब सीरीज खेलने जाता है कोई तो टीम को पता होता है कि सीरीज में 5 टेस्ट मैच हैं, 6 वनडे हैं, 3 T20 हैं और हमारी ये स्ट्रेटेजी होगी। उसमें ये नहीं होता कि कैप्टन अगर बीमार हो गया या 2 खिलाड़ी बीमार हो गए तो हम टीम वापस लेके आ जाएंगे या फिर खेलेंगे ही नहीं और बस ओवर पूरे करके आ जाएंगे। तो इस पे बात करें जरा। नहीं देखिए, इन चीजों पर तो मैं इसलिए जवाब नहीं दूंगा कि वो मैं जाहिर है पार्टी को रिप्रेजेंट करता हूं, तो जब आप ये कहेंगे कि लोग कंप्रोमाइज्ड हैं तो मैं इस पोजीशन में नहीं कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के बारे में बीइंग अ कोर कमेटी मेंबर मैं इस चीज का जवाब दे सकूं। क्योंकि मैं जवाब दूंगा तो फिर कोर कमेटी में ये तबसरा होगा कि देखें एक टॉक शो पर बैठ के इन्होंने दूसरों पे उंगलियां उठाई हैं। ये तो मैं इसलिए वो आप लोग ये तबसरा करें क्योंकि आप कोर कमेटी की बात ना करें, आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका के सदर बाइडेन ने जो खत मैं ये बता देता हूँ, वही सब इसके बाद आपका क्या बचा है? मैं आपको ये बता देता हूं कि पब्लिक आजकल सब जानती है मैं क्या कर रहा हूं, पब्लिक को नजर आ रहा है। जो आप बातें कर रहे हैं ना साबिर साहब, हम में से अगर मैं वो हरकतें कर रहा हूं या हमारा कोई दोस्त कर रहा है, पब्लिक को वो नजर आ रहा है। पब्लिक बिल्कुल मासूम नहीं है। और अगर लोगों के जो इज्तमाई कॉन्शियस को किसी ने, इज्तमाई इंटेलिजेंस को, इज्तमाई विजडम को इतना बेवकूफ किसी ने समझा और कोई बेवकूफ बनाने की नाकाम कोशिशें पब्लिक को करेगा, तो पब्लिक तो इमरान खान से बहुत मोहब्बत करती है। पब्लिक माफ नहीं करेगी ऐसे किसी शख्स को भी जो इमरान खान के साथ धोखा कर रहा होगा, उससे, उसकी पार्टी में रहते हुए, उससे ताकत लेते हुए। और पब्लिक जो है वो हर रोज देख भी रही है और एनालिसिस भी कर रही है। और यकीन कीजिए आपसे और मुझ ज्यादा पब्लिक को पता है, मैं जब लोगों से इंटरेक्ट करता हूं तो वो ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशंस देते हैं कि आप और मैं हैरान हो जाएं कि वो इतना बारीकी से, जिन लोगों ने बिल्कुल मुकम्मल भी, मेरी तरह किसी ने मुकम्मल फसाड भी बनाया होता है, एलिजेंस का, वफादारी का, उसके भी अंदर से देख लेते हैं लोग कि असल में हकीकत क्या है। ये अच्छा, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों का अंजाम जो है वो फिर बुरा ही होता है जो धोखाधड़ी करते हैं। दिल साहब, मैं 1-2 सवाल सिर्फ वजाहत को लाना चाहता हूँ, 45 मिनट हो गए। वजाहत 2 चीजें मुझे बता दें। एक तो अमेरिका के सदर बाइडेन ने जो खत लिखा है, अगर कॉल भी कर देते तो कोई ट्रांसक्रिप्ट का मसला होता है कि असल में क्या है क्या नहीं, बाकायदा खत लिख दिया उन्होंने जिसमें कहा पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक नीड है इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर, लोकल और दुनिया की सिक्योरिटी के लिए। तो इस खत से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरह से मुतासर होती है? और दूसरा से जो आप देख रहे हैं कि बहुत दबाव है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर और सेटअप के ऊपर कि हिंदुस्तान को ट्रेड में एंगेज करें, जबकि हिंदुस्तान की सूरत हाल इस किस्म की मुझे लगती है कि वो पूरे नाक इनसे करवाएंगे, वो कोई इनको कंसेशन नहीं देंगे। तो इन दोनों चीजों को मिला के आप कैसे देखते हैं? एक तो बाइडेन के खत के बाद इनके पास और एक और आप कह सकते हैं चेक मार्क मिल गया इन्हें। ये फाइनल एक रिपोर्ट कार्ड पे एक जो सब्जेक्ट, जो डब्बा खाली था, वो इनको मिल गया है, अप्रूवल मिल गया है, हुकूमत वक्त को अप्रूवल मिल गया है। ये पीटीआई के लिए बहुत बड़ा धचका है। अब इसकी आप बाल की खाल उतार सकते हैं कि कंग्रेचुलेट किया, मुबारकबाद का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, डेमोक्रेसी का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, आयतल कुर्सी पढ़ के दम नहीं किया, जो भी वो करता है एक अमरीकी सदर, वो नहीं किया। मगर ओवरऑल ये जो खत है ये उस खत जैसा है जो उन्होंने महीना पहले बांग्लादेश की हुकूमत को लिखा था। ये एक लूक वार्म खत है कि चलो जो भी है, तुम लोगों के मसले हैं, आगे बढ़ो, हमने तुम लोगों के साथ प्रैक्टिकली काम करना है। तो ये अल्टीमेटली ये एक ऑपरेशनल रिलेशनशिप है जिसकी अब शुरुआत हो गई है। ये खत, ऐसा खत इमरान खान को नहीं मिला था जो इनको मिला है। तो ये इनके फेवर में बात आ गई है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि वो जो इंडिया वाली बात है, जो फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी आ गया है। एक तो पहले ये, जिसको मैं इसहाक डार नहीं बल्कि रिश्तेदार कहता हूं, ये जो रिश्तेदार साहब, हाँ, रिश्तेदार साहब ने बोला था बहैसियत फॉरेन मिनिस्टर
कि वो जो भीख मंगो वाला बेगर्स बोल होता है वो निकाल लिया था, और उस पे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर ने वही बात कही थी कड़कती हुई कि पहले अपनी दहशतगर्दी सही करो, फिर बताते हैं, चेक करके बताते हैं अपना जो भी ये जायचा लेके बताते हैं कि क्या करना है। मगर अच्छा जी, मैं इंटरप्ट कर दूं यहाँ पर। जी एक मिनट। आज जो फॉरेन ऑफिस ने बोला है, फॉरेन ऑफिस का जब फॉरेन ऑफिस तक बात जाती है, इसका मतलब है कि जीएचक्यू ने ओके कर दिया। तो जीएचक्यू का ओके आ गया क्योंकि जीएचक्यू के जो कफील हैं, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में बैठे हैं और सऊदी अरब में बैठे हैं, उन्होंने कहा है कि भाई यू गाइज नीड टू गेट रियलिस्टिक विद इंडिया। तो इंडिया का वो जो इमरान खान वाली, जो अगर आप चाह रहे हैं कि इमरान खान वाली वो हो कि जब तक आर्टिकल 370 रोल बैक नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, वो ये वाली हुकूमत नहीं है। इनको ग्रीन लाइट मिल गई है अमेरिका से, इनको ग्रीन लाइट मिली हुई है सऊदी से, इनको ग्रीन लाइट मिली हुई है यूनाइटेड अरब। जहां हिंदुस्तान के साथ जो ट्रेड है उसकी तो बड़ी इंप्लीकेशंस होंगी ना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में इन द लॉन्ग रन। एब्सोल्युटली। मगर ये जो प्रेशर है, ये फौजी अच्छा खेल गए हैं, ये जो प्रेशर है ये शरीफ खानदान के ऊपर आएगा और इसके जो फवायद हैं वो ये खुद उठाएंगे, दैट्स इट। और वैसे भी प्रेशर तो उस बंदे पे आता है जिसकी इज्जत हो। साबिर साहब ने जो इस पे वीलॉग किया ना लेटेस्ट, उसमें इनको सोर्सेज ने ये कह दिया कि जीएचक्यू इसके फेवर में नहीं है, डार साहब अकेले लगे हुए हैं उधर से। अच्छा जी, एक सेकंड। असल मसला ये कि 47 मिनट हो गए हैं। अब मैं चाहता हूं कि हम रैप अप करें क्योंकि फिर बहुत लंबा हो जाता है, और कोशिश हम ये करेंगे, और मैं आपसे भी चाहूंगा कि कोशिश करें कि हम ये ज्यादा तवातर के साथ करें, क्योंकि लोग इसकी बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि हम इकट्ठे बैठ के ये सेशन करें, तो कोशिश करेंगे। तो मैं पहले साबिर साहब की तरफ आता हूं। क्लोजिंग रिमार्क साबिर साहब, 30 सेकंड टू 1 मिनट के अंदर आप क्या समझते हैं, ये जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली थी, हमारी नालायकियां तो आपने बता दी, जो एक्सेप्ट भी कर ली, और आपको ये भी बताया कि अब अगले चंद दिन में लेट स्टार्ट हमने किया, लेकिन हम कुछ ना कुछ, आपको कुछ ना कुछ हमारी तरफ से होता ना, वो नहीं जो इमरान खान होते तो नजर आता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको हमारी तरफ से होता हुआ अब नजर आएगा इंशाल्लाह। तो अब आप हमें निकाल के बीच में से ओवरऑल आप क्या देख रहे हैं कि अगले 6 में पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है? 30 सेकंड। अच्छा, उसमें एक बात बता दूं, डॉक्टर साहब ने अभी कहा ना कि मुझे किसी ने बताया है, तो वो उसमें ये है कि डार साहब जो हैं वो काफी बेइज्जती करवा रहे हैं, क्योंकि डार साहब नॉमिनी नहीं है हमारे पिंडी के वजीर खारजा। वजीर खजाना पिंडी के नॉमिनी हैं, ठीक है, वजीर दाखिला पिंडी के नॉमिनी हैं, वजीर खारजा बकौल जैसे वजाहत ने कहा रिश्तेदार जो हैं वो उन्हीं के नॉमिनी हैं। तो वजारत खारजा पे अभी तक इनका एग्रीमेंट नहीं हुआ, वहां पे तारिक फातमी है, वहां पे इसहाक डार साहब, ये बात ज़हन में रखिएगा। और दूसरा, उन्होंने ये लेटेस्ट जो हुआ है, उनके नाज़िमुल उमूर जो हैं वो नहीं आए अफ्तार डिनर पे, ठीक है, तमाम को बुलाया था, प्राइम मिनिस्टर भी उधर थे, शहबाज शरीफ साहब, और डार साहब फॉरेन ऑफिस में वो नहीं आए, एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं बता रहा, एक व्हाट्सएप ग्रुप है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक भी जो पिंडी का बयानिया है वो है कि इंडिया को दबा के रखें। अच्छा जी, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ये अब एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें जो बयानिया है इंडिया से मुतालिक वो है कि इंडिया को दबा के रखें। फॉर एग्जांपल, आपने केजरीवाल की बात सुनी होगी, केजरीवाल पे जो सारा बयानिया वो पिंडी से आया, ठीक है, और मोदी के अगेंस्ट सारा बयानिया वो उधर से आ रहा है, वो इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री से नहीं आ रहा। तो इसलिए वो अभी तक वो वहीं पे हैं, वो खा पेपर्स में ही हों, खा वो नैरेटिव की हद तक भी हों, लेकिन वहां पे अभी तक वही है कि इंडिया टूवर्ड्स इंडिया, हमारी पॉलिसी, हमारा बयानिया, हमारा प्रोपेगेंडा, हमारा वही होगा। जबकि डार साहब जो हैं और नवाज शरीफ साहब इस मामले पे वो वहीं खड़े हैं जहां पे उन्होंने छोड़ा था सज्जन जनता। लेकिन पिंडी की मर्जी के खिलाफ डार साहब और नवाज शरीफ साहब कैसे हिंदुस्तान से ताल्लुकात एंगेज कर सकते हैं? मैं आपको बताता हूं सर, उसमें कुछ चीजें हैं। देखिए ना, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट एक जगह एक मामला है। अगर सारी बातें सुने डॉक्टर साहब सुने, अगर ये सारी बातें सही होती तो फॉर्म 47 नवाज शरीफ को क्यों नहीं दिया? सिंपल, ये फॉर्म 47 नवाज शरीफ साहब को दिया जा सकता था। नहीं सर, नवाज शरीफ एक लीडर है ना सर, बेसिकली शहबाज शरीफ माली आदमी है,
शहबाज शरीफ लीडर नहीं है। नो सर, नो। शहबाज शरीफ अफसर आदमी है सर। अच्छा सर, मैं जरा रिक्वेस्ट करूं, मैं रिक्वेस्ट करूं कि मैं रिक्वेस्ट करूं, जी गो अहेड। फॉर्म 47 नवाज शरीफ को क्यों नहीं दिया? इसलिए कि नवाज शरीफ लीडर है, वो आता तो ताकतवर हो जाता। अगली बात सुने, ये क्या वजह है कि 130 के प्रिंटिंग प्रेस का आपका क्या ख्याल है, प्रिंटिंग प्रेस क्यों पकड़ा गया? क्योंकि अगर बाकी कवर हो रहे हैं तो नवाज शरीफ का क्यों पकड़ा गया? मैं मानता हूं आपकी बात, लेकिन नवाज शरीफ तगड़ा आदमी है, शहबाज शरीफ कमजोर आदमी है, सिंगल पसली आदमी। तो यही वापस आते हैं ना जी, यहीं पे आ जाएं। तो नवाज शरीफ को तगड़ा आदमी, इसका मतलब है उसमें रमक है ना, अभी वो रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो दोबारा सर उठाएगा, उस पर ट्रस्ट नहीं करते, उससे डरते हैं। एक सेकंड साबिर साहब, असल में मसला ये है कि 52-53 मिनट हो गए हैं, तो अब हमें रैप अप करना, क्योंकि वो फिर इतना लंबा हो जाएगा कि लोगों का उस पर इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। में बारिश भी हो गई है, और असल आपकी तरफ बारिश हो रही होगी मोहित साहब, यहाँ तो आपको पता है जहां मैं हूं यहाँ तो बारिश होती ही नहीं है। तो इशू ये है कि इशू है मोहित साहब के साथ आपकी हंसी निकल रही है आप। अच्छा, इशू ये है साबिर साहब जो है वो मजबूरियां हमारी नहीं समझ रहे, उन्होंने आज काम को लंबा किया हुआ है, हम उनको कह रहे हैं खुदा का नाम है बस अब क्लोजिंग करें, और वो लंबा करी जा रहे हैं बात को। साबिर साहब बात ये है, आपको एक बात बताऊं सबको कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि आप जुडिशियल कमीशन पे ट्रस्ट करें, जुडिशियल प्रोसेस को क्यों नहीं चलने देते, जुडिशियल प्रोसेस पे ट्रस्ट करें। तो मैं सोच रहा था कि उसके ऊपर योगा लॉफिंग एक्सरसाइज करें आप लोग, क्या मारे सुप्रीम कोर्ट बार। थे आपका प्रोड्यूसर बेचारा कौन था, मुझे ये बताएं आप फौरी तौर पे यूएई छोड़े, आप फौरी तौर पे दोहा छोड़े, वहां से निकलने की कोशिश। मेरी बात सुने साबिर साहब, उधर लौंडा लपाड़ा जी फौरन इधर आए और धरे जाएं, मतलब उनको ये तौफीक नहीं होती कि वो जो खवातीन है या जो बेचारे जेलों में बंद है उनके लिए आवाज उठाएं। उनकी पूरी माचो मैन मर्दानगी इस बात पे कि जो कोई बाहर बचा बैठा है उसको कहें कि तू बाहर आ गए, टोकरे के नीचे आ जा, मुझे ये चाहिए तुम्हारे से। डॉक्टर साहब ज्यादती कर रहे हैं। जब लोंडो को, जब चौधरी निजामुद्दीन बुला के 1-to-1 मीटिंग करता है, उस वक्त किसी और का क्या ख्याल आना उनको। तो दूसरी बात सर ये है, रैप अप को मैंने कहा था। अच्छा, इस पे ना हमने अगला एपिसोड पूरा करना है। अगला एपिसोड मुलाकात उनसे नहीं होती, मुलाकात होती है जो कहते हैं कि भी मुझे इदारा समझे। अच्छा सर, मेरी बात सुने, आपको जो है ना, आप जहाँ साबिर साहब आप बार्सिलोना में बैठे हुए हैं, आपको कुट वहां भी पड़ सकती है, मैं आपको बताऊं। आप बड़ा अपने आप को महफूज समझते हैं, ये तजदी आप ठोकते हैं। ये जो वजाहत साहब है ना, इसलिए आप डन के अंदर बैठ के ये करते हैं। आपने देखा ना पीछे कॉरिडोर है, वो ये पतला सा साइकिल है, ये इधर डन में रहते हैं, अपने बाहर नहीं निकलते, इसीलिए इनको पता है। ये मोहित साहब ने किस दिन काबू आ जाना, ये जो शीशे लगी दोहा के अंदर इमारतों के सामने बैठ के ये रोज वीलॉग खड़काते हैं, तो ये आप इतनी ज्यादा इस पे तजिए ना करें। मैं वापस आता हूं, मैं किसी दिन हम इंशाल्लाह इस पे पूरी करेंगे ये कि ये नवाज शरीफ साहब लास्ट मैन स्टैंडिंग है या लम्बे पै गए हुए ने। मेरे ख्याल में तो उनका स्टार्च निकल गया हुआ है। ये जो इंडिया के साथ सब कुछ हो रहा है, ये हमारे चौधरी निजामुद्दीन के कहने पे हो रहा है, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको और मुझे बस महव रखने के लिए वो इस तरह का बयानिया छोड़ रहे हैं। अदरवाइज मुझे एक बात बताएं, ये तो एक ही बोरी पे अपनी तस्वीर नहीं अपनी मर्जी से लगा सकते। हिंदुस्तान से इन्होंने क्या एंगेज करना, दैट इज टू बिग फॉर देयर पे चेक। मैं अब आता हूं मोहित साहब की तरफ, क्लोजिंग 30 सेकंड ज्यादा नहीं, और वजाहत साहब और फिर आखिर साबिर साहब, लेकिन 30 सेकंड से ज्यादा नहीं प्लीज, क्लोजिंग आर्गुमेंट। देखिए, मैं आपको ये कहूंगा कि एक पॉलिटिकल प्रोसेस है जो चल रहा है, तहरीक इंसाफ के अंदर जो लड़ाई झगड़ा है, मैं उससे बिल्कुल परेशान नहीं हूं। एक ग्रॉस रूट डेमोक्रेसी हमें वर्क करते नजर आ रही है, लोगों में एक शऊर है, और ये जो सारा प्रोसेस है, खास करके मैं बड़ा इसका इंतजार कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के साथ अगर हमारा ट्रेड शुरू होता है तो उसका अपना एक कैस्केड इफेक्ट होगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स के ऊपर, क्योंकि दबाव इतना है मगरब की तरफ से कि भाई हिंदुस्तान को आप एंगेज करें। हिंदुस्तान इनको इलेक्शन के बाद जरूर एंगेज करेगा, नखरे वो जरूर करेंगे, वो जो एंगेजमेंट होगी उसका पॉजिटिव इफेक्ट निकलेगा पाकिस्तानी पॉलिटिक्स पर। जी वजाहत, 30 सेकंड।
मुझे बहैसियत एक पीटीआई वोटर और सपोर्टर मुझे डार्क डेज नजर आ रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि इट गेट्स इज द डार्केस्ट बिफोर डॉन, मगर ये वो और मुझे तारीकी नजर आ रही है। मुझे जो जिस तरीके से इन लोगों ने हैंडल किया है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया है, एम्बुलेंस जज लिया है, इशू को दफन किया है, और पीटीआई की जो गैर मुनज़्ज़म जो रिस्पॉन्सेज हैं, उससे मुझे शॉर्ट टर्म में आई सी डार्कर डेज अहेड। मगर आई एग्री विद डॉक्टर साहब कि ओवरऑल जुडिशरी भी इसे पर्सनली लेगी। बहुत सारे जजेस हैं इन 6 के अलावा जो कल खड़े हो सकते हैं और होंगे, और पुशबैक होता रहेगा। अल्टीमेटली एक इदारे ने शो किया है कि हम में से कुछ भी लोग हैं जो अभी जिंदा हैं, जो बेगैरत नहीं हैं, हु कैन पुश बैक। तो एक पुश एंड पुल मुझे नजर आया है, मगर ओवरऑल डार्क डेज अहेड, स्पेशली जो आज मई 9 के 51 लोगों को सजा हुई है गुजरावाला में, और सनम जावेद को, आलिया हमजा को फिर से रीअरेस्ट किया गया है। तो मुझे शॉर्ट टर्म डार्क डेज बट लॉन्ग टर्म एक इदारे के लिए अभी तक होप नजर आ रही है। जी, अपना साबिर साहब क्लोजिंग आर्गुमेंट। बिल्कुल, मेरा अपना ख्याल है कि ये क्राइसिस बढ़ेगा और इस क्राइसिस के नतीजे में जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ये जो मुकमका करने की कोशिश की जा रही है ना, काजी साहब को 3 साल दे दिए जाएं, तो ये मुमकिन नहीं है। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप पूरी की पूरी जुडिशरी को एक वेस्टेड इंटरेस्ट में, क्योंकि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है ना, ये रिश्वत है, ब्राइब हो रही है, ब्राइब ऑफर हो रही है, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस अमेंडमेंट को आगे होने दिया जाएगा और ये क्राइसिस खुद ब खुद इसमें घिरेंगे जब क्योंकि इसके पीछे फर्द वाहिद हैं। मैं आपको ये बता दूं, फर्द वाहिद हैं। एक एक्सटेंशन एब्जॉर्ब हो चुकी है एयर चीफ की, दूसरी काजी साहब की आ जाएगी, अगर ये भी ऑब्जॉर्व हो गई तो फिर थर्ड वन आएगी। लिहाजा जो मुझे लग रहा है कि इदारे मजबूत होंगे आने वाले दिनों में, शख्सियात कमजोर होंगी, और जो सिस्टम को एक डिक्टेटरशिप के जरिए, ये डिक्टेटरशिप है, उसको आइन को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करने की जो कोशिश की जाएगी, ये नाकाम होगी। लेकिन इसके लिए अगेन ये स्ट्रगल करनी पड़ेगी, और स्ट्रगल जितनी जल्दी स्टार्ट हो जाए उतना ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अच्छा जी, मैं सिर्फ अपने 30 सेकंड में सिर्फ आपको ये बताता हूं कि देखिए, अगर आप सारी मूवमेंट को देखें, बल्कि इमरान खान की पॉलिटिक्स के 27 साल देखें, तो इमरान खान साहब जो हैं, ये नहीं कि वो फरिश्ते हैं, उनसे गलतियां भी हुई होंगी, पॉलिटिकल इंसान है, गलत फैसले भी किए होंगे, गलतियां भी हुई होंगी। फिर उनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो भी कोई बेस्ट टैलेंट या बेस्ट लोग हमेशा नहीं रहे होंगे, उन्होंने उनको धोखे भी दिए, उनके साथ कमिटमेंट से भी फरेब किया। फिर हमारा जो चौधरी निजामुद्दीन है, उन्होंने भी इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा, सब कुछ हुआ। इन तमाम ये जो आप लोगों ने पॉइंट आउट किया कि पीटीआई ने वैसे नहीं खेला जैसे खेलना चाहिए था, जैसे इमरान खान को सपोर्ट देनी चाहिए थी, जो इमरान खान का हक बनता था हम पे, जितना हमें एम्पावर किया, इज्जत दी, एहतराम दिया। आपने देखा 9 मई के बाद बहुत सारे लोगों ने उन्हें स्टैब कर दिया। लेकिन इन तमाम ऑड्स के बावजूद आपने देखा, तमाम कमजोरियों के बावजूद, ऑड्स के बावजूद, इमरान खान अभी तक सक्सीड हुआ, और दूसरी पार्टी अपनी तमाम माइट के बावजूद अपने बोझ के तले आपको हर दिन गिरते हुए नजर आई। कभी कुछ हो जाता है तो कभी 6 जजेस खत लिख देते हैं, तो कभी कुछ हो जाता है। वजह क्या है? आपको वजह सिर्फ एक है, और वजह यह है कि आपकी नीयत, आपकी ऑनेस्टी। जब आप नीयत आपकी सच्ची हो, खलूस हो, तो अल्लाह की जात आपको फिर ऑड्स और वीकनेसेस के बावजूद कहीं ना कहीं से नेचर को हेल्प करती है। और वो नेचर जो है वो इमरान खान को, और इमरान खान नहीं बल्कि मैं कहूंगा पाकिस्तान की आवाम को किसी ना किसी तरह से मदद कर रही है। तो मुझे जो लग रहा है कि ये सारा प्लान किया हुआ है, लेकिन आप सब ने सर्फिंग होती देखी है समंदर पे। आप कितने भी एक्सपर्ट हो, आप जब हाई टाइड पे होते हैं आपने नीचे गिरना ही होता है। ये आप हाई टाइड पे हैं, निजामुद्दीन को ले लें या किसी को भी, ये गिरने वाले हैं। वो पीटीआई ना गिरा सके, मान लेता हूं हमारी नालायकी होगी, हमारी वजह से नहीं, वो अल्लाह की जात कुछ ना कुछ ऐसा करेगी, 6 जजेस कुछ और, इन्होंने गिरना है क्योंकि ये लॉ ऑफ नेचर के खिलाफ खेल रहे हैं। तो इसके साथ मैं इजाजत चाहूंगा आपको, और मैं बहुत पुरउम्मीद कि आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान, क्योंकि पब्लिक में शऊर आ चुका, वो जुड़ चुके। पीटीआई एक गलत टिकट देती है ना हमारी कोर कमेटी, या हम लोग गलत तरीके से
फीड करते हैं जाके इमरान खान साहब को और वो फैसला ले आते हैं अपनी मर्जी का, तो जो फिर हमारी बाहर से हमारी तवाज़े होती है और अंदर इमरान खान को आवाज पहुंचती है और वो करेक्ट होता है फैसला। और मोईज साहब ने किया था तजिया कि जी ये लोग इमरान खान साहब ने फैसला किया होगा। मोईज साहब ऐसा नहीं है। इमरान खान साहब को अंदर अगर ये कहा जाए कि मोईद पीरजादा आप पे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं, तो वो आगे से कहेंगे कि अच्छा यार आप सख्त जवाब दें मोईद पीरजादा को और ये उन्होंने गलत इल्जाम लगाया। लेकिन अगर वो कहें कि वो आपके लिए दुआ गो हैं, तो आप वो कहेंगे कि अच्छा जी उनको मेरी तरफ से भी नेक तमन्नाएं भेजें, जो उनको इन्फॉर्मेशन देनी है उन्होंने वही फैसला करना है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए हम कई दफा हमारी कुताही होती है कि हम उन्हें इंफॉर्मेशन गलत देते हैं, उनका कसूर नहीं होता। तो मैं इंशाल्लाह चीजें बेहतर होते देख रहा हूं, आने वाले दिनों में बेहतर पाकिस्तान देख रहा हूं। लेकिन शायद आप तीनों के तजज़िये से मैं एग्री करता हूं कि थोड़ी देर डार्क हमें शायद उनमें से गुजरना पड़े। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए जी, अगली दफा फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।